वित्त मदैर दुराग्रह भितास चांडाल रंडा सुता। ये जो धन के घमंड में चूर है ना, रंडा सुता उनको कहते हैं, ये जो रंडियों के बेटे। कहते हैं कि अच्छा है इन नवधनाढ़यों का, राज दरबार के नवधनाढ़यों का चेहरा देखने से अच्छा है कि हम भैंस पालें। हाँ, भैंसा भैंसा ज्यादा अच्छा है कि गांव में रहें, गांव में रहें, भैंस पालें। सृजन सफर के इस नए अंक में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हर बार हम आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्तित्व से कराते हैं। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ अष्टभुजा शुक्ल जी हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, लेखक, निबंधकार। आज हम इनसे इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे, इनके साहित्य के बारे में। सबसे ज़्यादा आपका बहुत बहुत स्वागत है अष्टभुजा शुक्ल जी। ये जानना चाहेंगे कि आपने कविता लिखना कब से शुरू किया? अब कोई सन या कोई तारीख तो बताना बड़ा कठिन होता है कविता लिखने के बारे में। शुरुआती दौर में हमारे बस्ती शहर से एक पत्रिका निकलती थी, तो स्थानीय स्तर पर जैसे पत्रिकाएं निकलती हैं, उसका नाम था दूरवा दल। तो संयोग से मैं उसके संपादक मंडल, बल्कि मैं सह संपादक उसका था। तो हमारे जो संपादक जी थे वो डॉक्टर पी.एन. द्विवेदी जी, दूरवादल के संपादक। तो बार बार मुझसे कहते थे कि तुम अपनी कविताएं दे दो, तुम अपनी कविताएं दे दो। तो मुझे लगता था कि जिस पत्रिका के संपादन से मैं जुड़ा हूँ उसमें मैं खुद अपनी कविताएं दूं तो ये मुझे थोड़ा असहज सा लगता। अभी मैं यही मानता हूँ, मतलब जिन चीजों से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ तो उससे मतलब अपनी रचनाओं का प्रोजेक्ट करना, या मतलब हो सकता है स्वभावगत कुछ ऐसा। तो वो फिर कहने लगे कि तो ऐसे ही लिखता उगता था स्थानीय तौर पर। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम बड़े कवि बनते हो, तो ऐसे कुछ तंज किया उन्होंने। तो होते होते 4 अंक उसके निकल गए। वो त्रैमासिक जैसी पत्रिका थी, वो त्रैमासिक में भी अनियमित ही हुआ करती। तो आखिर जो है मतलब एक संकोच के साथ फिर मैंने कुछ कविताएं उनको दी, तो वो छपी ओपी। तो फिर वो पत्रिका किसी सूत्र से इलाहाबाद पहुंची। इलाहाबाद में श्री प्रकाश मिश्र जी हैं, तो वो कविताओं की पत्रिका ही एक उन्नयन नाम से निकालते थे। और उन्होंने वो काम किया है पूर्वोत्तर के साहित्य पर, उसको लेकर के उनके उपन्यास लिखे हैं, कई उनके मतलब विचार प्रदान भी पुस्तकें आई हुई हैं, जहाँ बांस फूलते हैं या इस तरह के उनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। तो फिर वहां पहुंची दूरवादल, तो श्री प्रकाश जी ने अपनी उन्नयन पत्रिका का 3रा अंक हमको भेजा और एक पोस्टकार्ड लिख के भी उन्होंने भेजा कि मतलब जो आपकी कविताएं इसमें पढ़ी। तो मेरा इस हिंदी के बाहरी संसार से कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं एक तो अपने गांव में रहता रहा हूँ, 60 साल तक रहता रहा हूँ मुकम्मल रूप से। और मेरी जो संस्कृत की पाठशाला थी हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर थी, तो मैं साइकिल से आता जाता था। तो फिर उनको, और उस समय डाक वाला मामला होता था, तो 15-15 दिनों पर चिट्ठी। तो मुझको तो टिकट जो ये लिफाफे उफाफे में लगाने वाला, उसके लिए भी 4 किलोमीटर जाना पड़ता था गांव से, कभी कभी 8-9 किलोमीटर पर मुंडेरवा कस्बा है। तो ऐसे ऐसे करता था। खैर, तो कुछ ऐसे ही होता गया। तो उन्नयन में फिर उन्होंने छापी, और फिर कुछ आगे जा करके उन्नयन के 8वें अंक में वो एक मतलब स्तंभ उन्होंने शुरू किया था, जिनसे उम्मीद है करके। तो उसमें वो इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद के कवियों के को, देवी प्रसाद मिश्र को, बोधिसत्व को और हरिश्चंद्र पांडे को उस श्रृंखला में वो छाप रहे थे। तो 8वें अंक में उन्होंने मेरी भी कविताएं उसी के तहत दे दी थी। ऐसे ही तो क्या संस्कृत पाठशाला में तो संस्कृत अपने विधिवत सीखी या घर? हाँ, दोनों चीजें थी हमारे साथ। एक तो हमारे घर में परंपरा थी, मेरे बड़े पिताजी, तो हम लोग यहाँ पुरोहिती थी वास्तव में, वही वृत्ति ही थी मूल। खेती बाड़ी भी बहुत मामूली किस्म की, आप समझ लीजिए, है ना। तो एक लघु सीमांत
किसान वाला और परिवार बड़ा जहाजी परिवार था, काफी बड़ा था। पिताजी 3 भाई थे, तो कुल मिला के कुनबा उस समय भी 25-30 होता था और संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और वही पुराना घर खपड़ेल वाला सब लोग। खैर, तो ये चीजें जो थी, तो वहां से फिर तो मेरा संपर्क, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि बाहरी संसार में जो लिखा पढ़ा जा रहा था उससे बहुत सीमित ही रहा। तो घर में वो संस्कृत की एक परंपरा थी। बड़े पिताजी तो उनकी जजमानी थी, है ना, पुरोहिती जीविका के लिए तो कुछ होना चाहिए था उस जमाने में। फिर उनके जो छोटे बेटे हैं श्री बुद्धिसागर शुक्ल जी हैं, अभी वो संस्कृत के लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में। उन्होंने भी आचार्य वगैरह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से किया हुआ। तो कुछ किताबें पैतृक रूप से, कुछ धार्मिक किताबें, कुछ ऐसे ही ज्योतिष की, कुछ साहित्य की भी थी भाई साहब के नाते। तो वो ऐसे ही चला आ रहा। हाँ, तो जिस तरह से आपका 3-4 संग्रह, जैसे पद कुपद है, चैत के बादल है, या दुस्वप्न भी आते हैं, या इसी हवा में अपनी भी 2-4 सांस है। हाँ, तो 4 संग्रह और 90 दशक 8वें दशक के बहुत प्रमुख कवि मान जाए। तो आपके पहले के जो कवि थे, तो आप किससे ज्यादा खुद को जुड़ा महसूस करते? पहले से आपका आशय क्या है? पहले से मतलब कि आपने जब कविता लिखना शुरू किया, कुछ लोग मुक्तिबोध से, निराला से, छायावादी कवि, तो आप किससे ज्यादा? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि इन सभी कवियों के संपर्क में मैं कम ही था। मान लीजिए निराला जी को किन्हीं स्रोतों से पढ़ रहा था या पाठ्यक्रम वगैरह के जरिए, है ना। तो या मुक्तिबोध से तो मैं बिल्कुल बहुत ही दूर था, क्योंकि मैं तो एकदम से, और वो गांव भी क्या गांव, बस्ती और वो इलाके के, तो वहां आसपास कोई पुस्तकालय वगैरह, पुस्तकालय का जनपद मुख्यालय पर भी कोई उस तरह का पुस्तकालय नहीं हुआ करता था। तो ये जो पुस्तकीय संस्कृति थी वास्तव में, उससे मैं काफी दूर था। हम लोगों की जो पाठशाला थी उसमें जो लोग हमारे समय में ही कुछ पुरानी पीढ़ी, तो संस्कृत के लोग कम भी पढ़े रहते थे, तो बहुत गहन अध्ययन, बड़ा अध्ययन उनका। लेकिन हम लोगों के समय के बाद या उसके साथ जो भर्तियां हुई पाठशालाओं में, तो वो लोग प्रायः मतलब जो थे वो जैसे भर्ती किए गए ही लोग थे, है ना। तो उन लोगों के साथ विचार विमर्श भी बड़ा कठिन हुआ करता था। लेकिन फिर भी कुछ और पाठशालाओं के मित्र थे जो, उनमें कुछ प्रबुद्ध लोग भी थे। वहां से मुंडेरवा कस्बा हमने भी जिक्र किया, तो हमारे एक मित्र योगेंद्र पांडे जी हैं, साहित्य के वो अच्छे मतलब पढ़े लिखे। तो ऐसे ही व्याकरण के एक शीतल पाठक जी थे आचार्य। तो कुल मिला जुला के ये कहने का मतलब हुआ कि जो कुछ मेरा है वो अपने जिले, अपने गांव के ही इर्द गिर्द घूम करके ज्यादा रहा। हाँ, तो इस तरह से मेरी कई सीमाएं हैं। एक तो अनध्याय की सीमा है, मतलब मैं सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी, है ना। रस की लाठी उसके बाद आया, और फिर उन्होंने निशांत ने 75 कविताएं करके वो जो एक श्रृंखला नई किताब वालों ने छापी, किसानों पर केंद्रित, उन्होंने रघुवंश मण ने एक संपादन किया छोटा सा, कुछ ललित निबंध की शैली में भी जब मन जब तक हुआ है लिखता रहा। एक इधर आपका एक भाषण सुन रहे थे तुलसीदास पर। हाँ, कि क्या चीज है कि तुलसीदास मतलब 500 साल के बाद भी इतने लोकप्रिय, इतने व्यापक, इतने। हमारे बिहार में हमारे एक शिक्षा मंत्री थे, तो तुलसीदास को लेकर बहुत ही 2-3 पदों को लेकर कुछ श्लोक बाहर से निकाल के, तो मतलब ऐसा था कि बहुत ही प्रतिक्रियावादी किस्म के, बहुत ही पुरातन पंथी हैं। तो ऐसे लोगों को के प्रति आप क्या कहना चाहिए, कैसे देखना चाहिए मध्यकालीन कवियों? मेरा ये कहना है कि हमेशा साहित्य या काव्य या इन क्षेत्रों में थोड़ा अपना मन बड़ा करना चाहिए पढ़ने के लिए। और जब कोई बड़ी रचना या बड़ा रचनाकार होता है तो उसके भीतर इसी समाज की वो उपज होता है, तो उसमें और कोई एक बात तो ये है कि बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा कि सब कुछ अविशुद्ध है, एक वाक्य उनका है। तो मतलब आप किसी से भी
ऐसी उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए कि 100% आपके ही मानदंडों पर कोई खरा उतरेगा, कोई कविता उतरेगी, आज कोई के देश काल के हिसाब से हाँ कोई हाँ उस समय कैसे हाँ तो जो है तो हमारा समय 500 साल पहले की वो रचना है। उस समय का जो देश काल रहा होगा या उस समय समाज में ही जो प्रचलित अवधारणाएं रही होंगी, तो बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं रही होंगी जो आज के समय के लिए अप्रासंगिक हो सकती हैं या प्रक्षिप्त भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। तो जितना अंश किसी भी रचनाकार का हमारे समय के लिए अगर हमारे समय को कुप्रभावित करता है किसी तरह से तो अस्वीकार्य है। बाकी जितना एक परंपरा आती है इस सब की वो और हर आदमी स्वाधीन भारत अब तो है। आपके प्रिय कवि कौन है? तुलसी, कबीर, सूर, मीरा? मेरे प्रिय कवि तो तुलसी ही हैं। कबीर तो सबके प्रिय हैं एक तरह से मतलब कहा जाए, क्योंकि कबीर और तुलसी में तो एक बाइनरी भी काफी चलाई गई या उस तरह से बहुत सारी चीजें रही हैं। तो उसके अलग अलग कारण हैं या अलग अलग स्तर हैं, बहुत सारी चीजें समझ कर। तो तुलसीदास भी उनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत कठिन जीवन रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो तकलीफ बहुत झंझट, हाँ तकलीफ झंझट और जो है वो उस समय के अपने समय को भी उन्होंने जिस तरह से पढ़ा और लिखा है, बार बार अपनी दरिद्रता का वो मतलब उसमें कवितावली में इन चीजों में करते हैं। और ये भी करते हैं कि मतलब चाकरी नहीं है लोगों के लिए, बेरोजगारी है, किसान जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। यानी वो बेरोजगारी पर इससे बड़ा स्टेटमेंट कविता में मुझे लगता है कि शायद कम ही मिलेगा। और वो उसकी भी एक परंपरा है। बहुत पहले संस्कृत में भी, संस्कृत के लोग धर्मी कवियों ने इस तरह की कवि कोयाम किम कुर्म गृहिणी गहनो जीवन विधि समय में इसी पर जो है मेरा ख्याल हम लोग समेट लेंगे बातचीत को। वो एक श्लोक आता है संस्कृत के एक लोग धर्मी कवि का, तो वो कहता है कि अकाल पड़ा हुआ है ना, अकाल पड़ा हुआ है तो अकाल में भीख ही कौन देगा जब सब लोग उसी एक ही परिस्थिति के मारे हुए हैं, तो कौन भीख देगा। दूसरे वो कहता है कि ये जीवन की विडंबना है, एक तो मैं ब्राह्मण हूं तो मुझसे कोई वो चाकरी भी नहीं कराएगा कि मतलब उसी के बदले हम मेहनत करें, तो क्योंकि धर्म बीच में आ जाता है कि वो नरक हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, है ना। तो फिर वो कहता है अब ये विडंबना आप देखिए, एक ब्राह्मण होने की विडंबना क्या हो सकती है। समाज तो पूरा उसी अकाल से पूरा समाज त्रस्त है। दूसरी ओर उसकी अपनी जो एक जातीय उसका कटघरा है, वो अपने लिए जैसा भी है, वो जो सबशेष समाज बनता है वह समाज भी धर्म के भय से कि अगर मैं ब्राह्मण से चाकरी कराऊंगा, मजदूरी कराऊंगा तो मुझे नरक मिल जाएगा, है ना। तो ये मतलब न भिक्षा दुर्भिक्षे पतति दुरवस्था कथ मृणम, इस दुर्भिक्ष में कहीं मांगने पर भीख नहीं मिलती है। फिर कथ मृणम, कोई हमको ऋण कर्ज ही क्यों देगा। लभंते कर्माणी लभंते कर्माणी द्विज परिवृढ़ान कारयति कह। तो ये जो काम धंधे तो हैं बहुत से लोगों के पास हैं, लेकिन एक ब्राह्मण से वो मजदूरी कौन कराएगा, है ना। तो फिर अंत में वो कहता है, वो जो उसकी विडंबना, पूरी जाति विडंबना है, जिस संरचना की आप बात अभी तुलसी के संदर्भ में कह रहे थे कि किसी ने कहा कि तुलसी में ये चीजें हैं, तो वो कहता है फिर कि क्वयाम किम कुर्म गृहिणी गहनो जीवन विधि। ये जो तुलसीदास ने लिखा कहाँ जाई का करी, ये ठीक ठीक उसी का अनुवाद है। क्वयाम किम कुर्म, है ना, गृहिणी गहनो जी, वो अपनी पत्नी से कहता है कि
जीवन तो इतना यातनामय हो गया है कि अब हम क्या करें, कहाँ चले जाएं। तो ये चीजें जो होती हैं, तो कई चीजें होती हैं संस्कृत में। जाति का कुछ और ही अर्थ होता, वहां एक दर्शन है पूरा, जाति गुण स्वभाव। अब आज हमारे समय में आकर के जातियों की कुछ अवधारणा पता नहीं क्या क्या हो गई है। तो ये तो चलता रहता है, ये समाज है, इसमें सामाजिक विच्छेद, सामाजिक संलयन, संश्लेषण, विशेषण, टूटना, एकत्रीकरण होना, ये चीजें चलती रहती। दोस्तों हमारे पास समय बहुत कम है। ये थे हमारे साथ अष्टभुजा शुक्ल जी। बहुत संक्षेप में कहेंगे, आपने एक लेख में कवि वांछानाथ का जिक्र किया था 17वीं शताब्दी के, ये कवि को कैसे उसने नौ धनाढ़यों पर टिप्पणी की थी। जी। उसका जिक्र करते हुए आज के कवियों को आप क्या कहना चाहेंगे, नए लिखने वालों को? हमारा ये समय भी बहुत तेजी से बदला है। जैसे निश्चित रूप से आधुनिक शब्दावली में एक उपभोक्तावादी समय का कहा जा रहा है, तो साहित्य को भी उपभोक्तावादी नजरिए से ही बहुत से लोग देख रहे हैं, या उसमें कहा जाए कि शामिल हो चुके हैं। तो उस समय का वांछानाथ का 18वीं शताब्दी के कवि थे। वांछानाथ ने तो राज दरबार को ठुकरा करके और वहां उन्होंने आकर के एक भैंसा खरीदा, निष्क खरीदा 100 रुपए में, जो मुद्रा रही होगी उस समय की। तो वो लाके वो खेती करते हैं, मतलब एक पंडित, और जो राज दरबार में था, तो राज दरबार में भी तमाम तरह की कानाफूसियां होती हैं, जहां मतलब एक पंडित वर्ग रहता है, वहां भी चुगलियां होती हैं, वहां भी मत्सर होते हैं। तो वांछानाथ को वहां से उन्होंने कहा, और ब्राह्मणों के लिए हल चलाना निषिद्ध उस सामाजिक व्यवस्था में था, तो ला करके अपना भैंसा लेते हैं और हल जोते हो। इस सब का भी उन्होंने जिक्र किया है उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि एक वांछानाथ हैं और एक हमारे समय के कवि हैं, तो एक तो है कि दोनों समय, अब खेती की जो दशा है, खेती तो वांछानाथ कर सकते थे क्योंकि भूमि उम कुछ थी। आजकल ये जो, जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा है इन नौ धनाढ़यों का, राज दरबार के नौ धनाढ़यों का चेहरा देखने से अच्छा है कि हम भैंस पालें। हाँ, भैंसा 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 पाले, वो कहते हैं उनके मत्ता वित्त मदैर दुराग्रह भितास चांडाल रंडा सुता। ये जो धन के घमंड में चूर है ना, रंडा सुता उनको कहते हैं, ये जो रंडियों के बेटे हैं, है ना, बच्चे हैं, तो वो इस तरह से कहते हैं। और इनका मुंह देखने की तुलना में ज्यादा अच्छा है कि गांव में रहें, गांव में रहें, भैंस पालें। हाँ, भैंस भैंस तो नहीं कहिए, उसको भैंसा ही आप कहेंगे, तभी वो बात हो पाएगी, है ना। बिल्कुल। तो वो बल्कि कहा जाए तो एक निहायत ही मतलब एक अभद्र टिप्पणी, अभद्र नहीं बल्कि एक कड़ी टिप्पणी, निर्मम टिप्पणी। हाँ, जो लोग मतलब उस प्रलोभन में, तो ऐसे प्रलोभन तो हमारे समय में चारों ओर चारा डाले हुए पड़े हैं। और उस समय की कविता, उस समय के लोग, खेती पर तो सबसे बड़ा संकट है हमारे समय में, क्योंकि जो जिसके पास थोड़ी बहुत खेती है भी, वो करने की ही स्थिति में नहीं। खेती भी अब व्यावसायिक हो रही है, यानी अगर सब्जी आ रही है बाजार में, तो कोई, पहले तो हर कोई छोटा मोटा किसान अपने घर में अपनी जरूरत की सब्जियां उगा लेता था या दालें उगा लेता था। अब कोई नहीं कर रहा है। सबके यहाँ पशुपालन होता था, दूध होता था घर घर में, कोई नहीं कर रहा। अब सिर्फ वे लोग कर रहे हैं जो इसका व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार करना, रोजी रोटी जिनसे जुड़ी है। हाँ, रोजी रोटी, और छोटी रोजी रोटी नहीं, बड़ी बड़ा व्यवसाय, मुनाफा। तो ये जो मुनाफे की संस्कृति है, अगर हमारे समय की कविता उसे कैश कराना चाहती है या मतलब सुलझाना चाहती है, यह भी एक डिपार्चर है समय का। इसे किस रूप में देखा जाएगा, इस पर नजर। तो राजकीय कवि हैं, वो तो चार्टर्ड फिल्म से चलते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं।
बिल्कुल। हाँ तो देखिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ अष्टभुजा शुक्ल जी। इसी नोट पर हम बातचीत समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद सृजन सफर से बातचीत करने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी किसी नए अतिथि के साथ, नए रचनाकार से। बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया, सृजन धन्यवाद। सफर ये जारी रहे लगातार निरंतर आप लोगों को भी, क्योंकि सृजन निरंतर ही होता है और यह एक लंबी यात्रा है, सतत यात्रा है। ये